कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और चल रहे भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिएगा, जो बच्चे डेली देख रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन आज हम आपके लिए 11 नवंबर 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट हमने कवर करा चुके हैं, बिल्कुल शानदार, सटीक और बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और सेकंड शिफ्ट कवर हो रहा है। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो बिल्कुल विश्वास के साथ देखिएगा। 100% नहीं, 80-90% एक्यूरेट प्रश्न आपके साथ दिखा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, किस प्रकार प्रश्न पूछा था और प्रश्न का कनेक्टिविटी आपको समझना पड़ेगा। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कमलापति, ठीक है, कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? वैसे आपको पता होगा, कमलापति रेलवे स्टेशन जहाँ पर होगा, याद रखिएगा, वहीं पर है भाई। तो कमलापति जो महल है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कमलापति महल, जिसे रानी कमलापति महल के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण वर्ष 1722 में हुआ था। यह महल गोंड शासक निजाम शाह की विधवा रानी कमलापति द्वारा उनकी स्मृति में बनवाया गया था। तो गोंड शासक, इनका नाम क्या है? निजाम शाह। तो याद रखिएगा, तो निजाम शाह की पत्नी का नाम क्या था? रानी कमलापति। उन्हीं के द्वारा यह कमलापति महल बनवाया गया था और यह भोपाल में है। 1722 ईस्वी में बना था। और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो पाएगी। मैथ्स भी लग रहा है, याद रखिएगा, और जीके जीएस, दो सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैथ्स और जीके जीएस। मैथ्स का दोनों शिफ्ट एक साथ कवर होगा और जीके जीएस का अलग अलग शिफ्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज की तारीख का भी हम कवर कराएंगे। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में ऊपरी झील अपर लेक के पास स्थित है और अपनी शानदार मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। अगर आपको पूछे यह जो महल है रानी कमलापति कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, ऊपरी झील के ऊपर के पास स्थित है और साथ भोपाल में है। और रही बात, इनके पति का नाम निजाम शाह था, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये राज कर रही थी और बनवाई थी 1722 में। और रही बात, यहाँ मुगल और राजपूत दोनों वंश की स्थापत्य शैली का ये प्रतीक है, या दोनों को मिलाकर बनाया। समझे ना बात? ठीक है। रानी कमलापति को वीरता और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और यह महल गोंड काल का एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है। कमलापति महल गोंड साम्राज्य के व्यापक इतिहास का हिस्सा है, जिसने मध्य भारत की सांस्कृतिक और विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमलापति महल की वास्तुकला की बात करें तो जो निर्माण कला है वो कैसा है या किससे संबंधित है? याद रखिएगा, महल में धनुषाकार खिड़कियां, जटिल नक्काशी और मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण है। तो राजपूत और मुगल दोनों के स्थापत्य शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। इसलिए शानदार प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, रही बात, मैं बता दूं आपको, एमपी के जीके भी अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टॉप टॉपिक, वही टॉपिक कवर हो रहे हैं जो एग्जाम में छप रहे हैं या जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो आप क्लास देखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ें, और हम बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ रहे हैं उस हिसाब से, साथ में एमपी एएसआई, एसआई सूबेदार और रक्षक क्षेत्र से जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम के लिए भी लाभकारी होगा। ठीक है, चिंता ना करें। उज्जैन सिंहस्थ किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन सिंहस्थ, जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं, याद रखिएगा, यह है मध्य प्रदेश का धार्मिक शहर उज्जैन में मेला लगता है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे लगेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतर हो पाएगी। ठीक है, उज्जैन सिंहस्थ एक हिंदू धार्मिक मेला है और उज्जैन शहर में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह परंपरागत रूप से कुंभ मेलों के रूप में 4 मेलों में से एक है, क्योंकि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। देखिएगा, एक मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाराष्ट्र में नासिक, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब प्रयागराज, और उत्तराखंड में हरिद्वार। याद रखिएगा चारों जगह का नाम। ठीक है, और मैंने शहर भी बताया आपको। 1665 में सुजान राय, तो 1665 में सुजान राय द्वारा लिखी गई फारसी भाषा की एक पुस्तक खुलसात उत तवारीख में इसका उल्लेख है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी सिंधे ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ का रूपांतरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में
नासिक जिले पर नासिक में ही लगता है। और जो गोदावरी नदी है उसके तट पे लगेगा, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती और यही महाराष्ट्र के नासिक में भी 12 वर्षों के अंतराल पर मेला लगता। इसी के अनुशंसा पर या रूपांतरण रूप हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन है और उज्जैन में भी मेला लगता है। और याद रखिए 18 शताब्दी में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने इस सिंहस्थ कुंभ मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, नासिक वाले। तो राणोजी शिंदे, याद रखिएगा, मराठा शासक राणोजी शिंदे ने कुंभ मेले का शुभारंभ किया था। अब प्रश्न पूछा तो एक्स्ट्रा भी याद रखें। और मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा फैक्ट आपकी ज़िंदगी संवार सकता है। एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए लाभकारी होगा। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ हर 12 साल में नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। और रही बात वहीं पर कि भाई मध्य प्रदेश में 2016 में लास्ट बार लगा था, अब 12 साल जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे 2028। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगेगा। और इसकी शुरुआत जो रूपांतरण है मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में 4 जगह पर, ये त्र्यंबकेश्वर या नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का रूपांतरण है, जहां मराठा शासक राणोजी सिंधिया ने शुरुआत किया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूरी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? याद रखिएगा, मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल टॉप। ठीक है, और वैसे टॉपिक क्लास में हम कवर कर रहे हैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में, जो बहुत लाभकारी। ये क्लास याद रखिएगा हम कवर कराएंगे और शायद नहीं पढ़ा, ये वाला क्लास हम पढ़ाएंगे कि नदी की लंबाई भी पूछा प्रश्न पिछले चैप्टर में 11 तारीख पर, सॉरी हाँ 11 वाले में ना, 10 वाले में। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी चाहे नर्मदा हो चाहे जोहिला हो, तो सोन, जोहिला, नर्मदा, ये तीनों नदियां हैं, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10.57 मीटर है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है, गंगा की दक्षिण तरफ से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो सोन है। ठीक है, और रही बात, सोन मध्य प्रदेश का अमरकंटक निकलती है और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के दानापुर या दीनापुर कह देते हैं, दीनापुर में गंगा मिलती है। ठीक है, बिहार के पटना के पास दीनापुर में गंगा मिलेगी। और मध्य प्रदेश में 1312 नर्मदा की है, 965 चंबल की है और 780 सोन की है, ये सोन। ठीक है, और 724 ताप्ती की। प्रश्न पूछ चुका है कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। और मेरे भाई 590, ये आपकी बेतवा। तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये 5 नदी को आपको याद करना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि ताप्ती का प्रश्न पूछ चुका है 724 के बारे में पूछा है भाई, इसलिए बता रहे हैं, चिंता ना करें। कोई भी फैक्ट है आपको एक्स्ट्रा बताएंगे काम लायक। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से निकलती है। सोन नदी कैमूर श्रेणी से होकर कटती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। और पटना मतलब दीनापुर। ठीक है, पटना आपको पता है बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और सोन नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी, मतलब दक्षिण तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी या बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई मैंने बताया 780 किलोमीटर। रिहंद सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी। और रिहंद बांध भी बना था। रिहंद नदी पर रिहंद बांध है या रिहंद परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक उर्मिल परियोजना भी है उर्मिल नदी पर, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो रिहंद ही सोन की प्रमुख सहायक नदी और सोन है गंगा की। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके पढ़िएगा। सोन नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध बाणसागर बांध और इंद्रपुरी बैराज। बाणसागर प्रश्न मेरे भाई कई बार पूछ चुका, लगभग 2 या 3 चैप्टर पूछा है, हम लगातार कंटिन्यू कवर करा रहे हैं। तो बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल की देवलोन में बना है और ये बना सोन नदी पर, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछ चुका है। और बाणसागर बांध आज बाणभट्ट के नाम पर बना है। ठीक है, आप जानते हो बाणभट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार देश का कौन सा बड़ा राज्य? दूसरा। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का क्रमांक कौन सा है, ये पूछ रहा था। तो दूसरा भाई। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के हिसाब से दूसरा क्रमांक पर है, पहला राजस्थान है, याद रखिएगा।
ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्रमांक पर राजस्थान है और मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे भारत का 9.38% लगभग में, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर। बाकी आप पढ़ने जानते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कुल भारत का लगभग लगभग 9.38% हिस्सा रखता है। और ये भी याद रखें, ये भी याद रखें। और क्रमांक पूछा है, हो सके अगली बार क्षेत्रफल पूछ ले या परसेंट पूछ ले। और इसकी राजधानी भोपाल है और ये सबसे बड़ा इस प्रदेश का शहर इंदौर है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट, 75 मिलियन निवासियों के साथ जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश पांचवा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में पहला क्रमांक आएगा उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखें, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कनेक्टिविटी प्रश्न जरूर पूछेगा। क्षेत्रफल में राजस्थान मध्य प्रदेश का सेकेंड है, जनसंख्या में मध्य प्रदेश का पांचवा रैंक है, ठीक है। भारत के पांचवा नंबर स्थान है और पहला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर भूमि है। और वहीं पूछ लेगा प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य, राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर, सबसे कम आएगा लक्षद्वीप, ये भी याद रखें। वहाँ राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। जनसंख्या की बात करें सबसे अधिक आपका आ रहा है मेरे भाई उत्तर प्रदेश, और भारत में मध्य प्रदेश का रैंक पांचवा है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की। तो कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र, ठीक है। और कुषाण वंश के शासक तो आप जानते होंगे कनिष्क, है कि नहीं? कनिष्क का नाम तो आप सुना होगा भाई। तो कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क माने जाते हैं और कनिष्क ही इस वंश के प्रमुख शासक हैं। तो कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। कुषाण एक मध्य एशियाई राजवंश थे जिन्होंने अब पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व राज किया। नेक्स्ट, देवपुत्र उपाधि का प्रयोग शासक की देवीय स्थिति और देवताओं के साथ उनके संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, कुषाण साम्राज्य। भाई कुषाण जो साम्राज्य था ये किधर राज करता था, ये प्रश्न अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? कुषाण वंश के एक प्रमुख शासक कनिष्क, अभी मैं नाम लिया था। तो कुषाण वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक कनिष्क का नाम कई बार पूछता है। इन्होंने 100 से 126 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वे उनकी वंशज उन्हें देवपुत्र कहते थे, जिनका अर्थ है देवताओं का पुत्र। तो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक कनिष्क है और इन्होंने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में राजपाट किया है और इनके पूर्वज इन्हें कहते थे देवपुत्र, मतलब देवताओं का पुत्र। और रुको, आपको जितने प्रश्न मिले उतना प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। रही बात, साथ में आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो बहुत इजी होंगे, बेसिक से रहेंगे, जो आपको बेसिक दिमाग या बेसिक नॉलेज से आपको उत्तर देना पड़ेगा। और नंबर आप कितने आ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, और पेपर कैसा जा रहा है, पेपर कब है, किस शिफ्ट में, जरूर कमेंट करें। मैथ से भी देखना मेरे प्यारे और जीके भी देखना, और एमपी के टॉप टॉपिक भी देखिएगा, जिससे आप बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको हम हेल्प दे पा रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें। बारिश के दौरान समतल मैदान से पानी निकलता है तो किस तरह बहता है? बेसिक सा प्रश्न कि बोल रहा है जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो जब समतल मैदान होता है तो पानी कहाँ निकलता है या किधर जाता है? तो बारिश का पानी समतल मैदान से मुख्य रूप से ढलान की ओर, जहाँ ढलान हो मतलब ढाल हो, और फिर नदियों या झीलों जैसे निचले हिस्सों की ओर बहता है। भाई समतल तो रहेगा, लेकिन पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो समतल हो चाहे कुछ भी हो, पानी तो बहेगा किसी तरफ, लेकिन जहाँ ढलान रहे या जहाँ नदी तालाब हो उस तरफ वो बहेगा, ठीक है। बारिश का पानी समतल मैदान से मुख्य रूप से ढलान की ओर और फिर नदियों या झीलों जैसे निचले हिस्सों की ओर बहता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हुएन सांग बोलते हैं, हुएन सांग ने किससे भारतीय आइंस्टीन कहा था? नागार्जुन को। हुएन सांग याद रखिएगा चीन यात्री था, और एक और था फाहियान, ठीक है। चीन यात्री हुएन सांग और फाहियान, तो नाम आपने सुना होगा। तो हुएन सांग
ने किसे भारतीय आइंस्टीन कहा था? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। ह्वेनसांग थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ह्वेनसांग चीनी यात्री और बौद्ध विद्वान था, ठीक है, ने बौद्ध दर्शन में उनके असाधारण योगदान के लिए नागार्जुन को विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, ठीक है। और एशिया का ज्योति पुरुष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भाई स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद को एशिया का ज्योति पुरुष या ज्योति पुरुष कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश पुरुष। तो विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कौन? नागार्जुन, जिसे भारत की आइंस्टाइन किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। ये ह्वेनसांग चीनी यात्री और बौद्ध दर्शन वाला व्यक्ति था। और एक्स्ट्रा फैक्ट, नागार्जुन एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे जिन्हें प्रायः महायान, आपको पता है बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिका स्कूल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इतना एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि आपकी तैयारी अपने आप बेहतर होगी। अभी तक जितने भी क्लास लगे हैं पूरे के पूरे क्लास को कंप्लीट, आपका पेपर 15 तारीख के बाद है, अगले महीने है ना, 1 महीने का पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन के दौरान अपने उत्कृष्ट पर थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपको पूछे कालिदास, तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, हालांकि उनकी उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के शासक हैं, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्हीं के दरबार में कौन थे? कालिदास। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग 380 से 415 ईस्वी तक था। कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें उनके संरक्षण में बहुत प्रसिद्धि मिली थी। और कालिदास की बहुत सारी पुस्तक हैं, आपको पता है क्या क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, है कि नहीं? और मेघदूतम का उल्लेख, मेघदूत में मध्य प्रदेश का अमरकंटक का बहुत शानदार वर्णन किया गया है। ये प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देश के आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया था? आपको बता दें, वर्तमान स्वरूप आप देख पा रहे होंगे, ये 1 नवंबर 2000 का है। इससे पहले था 1 नवंबर 1956, इससे पहले था 1947 का स्वरूप, 1947, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000। तो 3 रूप आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश का जब आप मध्य प्रदेश का परिचय या भौगोलिक परिदृश्य पढ़ोगे, ठीक है, या मध्य प्रदेश का गठन पढ़ोगे। तो हम भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। हाँ, मैं आपको बता दूं ये क्लास, हाँ मुझे याद आया, इस 1947 की बात करा ना, आज़ादी, हाँ 1947 का स्वरूप या रूप मेरे प्यारे भाई बहनों मैंने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और यहाँ से ही प्रश्न पूछा, आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि उस समय 1947 समय मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश और फिर हाँ मध्य भारत, फिर मध्य प्रांत, फिर अपना था मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट बटा था ना। हाँ मैंने पढ़ाया है, जाके देखो, मैं जानबूझ कर पढ़ाया टॉपिक देखकर, अगर आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो देश के आज़ाद होने के बाद मतलब 1947 के बाद मध्य प्रदेश को किस भाग में रखा गया था? चलिए, तो भारतीय संघ के भाग ए में, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को भारतीय संघ के भाग ए में रखा गया था, जिसमें मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र शामिल था। यह 1956 के पुनर्गठन से पहले की स्थिति है। 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्यों को मिलाकर एक नया मध्य प्रदेश बनाया गया था, जो भाषाई पुनर्गठन के बाद विभिन्न भागों का हिस्सा बना। जैसे बता दें आपको, मैं बताया 1956 के पहले मध्य भारत था, मध्य प्रांत था, विंध्य प्रदेश था, भोपाल स्टेट था, 4 भागों बटा था। हाँ, उसी प्रकार जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 56 में तो बहुत बदलाव हो गया, ठीक है। हाँ 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम मध्य प्रदेश था और जो हिंदी भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को भारतीय संघ के भाग ए या स्टेट पार्ट ए में रखा गया था, जिसमें मध्य प्रांत और
बरार क्षेत्र शामिल था। ठीक है, यह 1956 के पुनर्गठन के पहले की स्थिति थी। 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, इतिहास का है। और आप बता दूं, इससे पहले हमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पूछा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ चुका था। समझ रहे बात? उस समय बताया था पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। आज रखिएगा, ये प्रश्न बताया। उसको फिर बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। पता ना, मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने या खलजी ने उसको नष्ट किया था। उस समय पढ़ाया था और पेपर में पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया था और ये कुम्हारगुप्त, तो गुप्त वंश के शासक कुम्हारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसका उद्घाटन किया था। और ये प्रश्न पूछ चुका पहले भी। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा महावीर के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार भारत में स्थित शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। तो मध्य प्रदेश नहीं, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला में यह नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुम्हारगुप्त ने स्थापित किया है और यह प्राचीन भारत का शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, गुप्त राजवंश के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित यह गुप्त साम्राज्य और उसके बाद सम्राट हर्ष जैसे शासकों के संरक्षण में और बाद में पाल साम्राज्यों के शासन काल के दौरान फला फूला। इस प्रकार से भी प्रश्न आया तो कहते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। आपको पता है वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मतलब प्रधानमंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मतलब क्या है, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं। राहुल गांधी बात करें तो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वही बात करें अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी ये कोई भी पद पर नहीं है, तो आप इसे अलग छांट सकते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में ये पद पर बैठे, फिलहाल ये पद पर नहीं है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आप क्या दिमाग लगाते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मेला का प्रश्न आया, याद रखिएगा। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ नहीं मिल पाया हमें, लेकिन मेला का प्रश्न दिया है। मेले, महलें, जलप्रपात, प्रमुख स्थान, दर्शनीय स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और प्रमुख नदी किनारे बसे शहर, प्रमुख नदियाँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक कम से कम अभी तक मेरा हैज करके 23 क्लास लग चुका MPGK के रूप में। तो MPGK के 23 क्लास लग चुके MCQ के साथ टॉपिक टॉप, जो आपको MP SI वनरक्षक, क्षेत्र जलपहरी, PSC तक भर्ती में काम देगा। ये बात लिख कर रख लो, नहीं देगा तो बोलना मुझे। चलिए, तो तेजा जी का मेला पूछ रहा है। इससे पहले हमें बहुत सारे मेले पूछ चुका है, याद रखिएगा। मेले और मेले लगने के कारण ये भी पूछ चुका है। तो सर्पदंश के इलाज के लिए अनुष्ठान और तेजा जी महाराज के जन्म दिवस के रूप में तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, तेजा जी का मेला तेजा दशमी या मतलब भाद्रपद शुक्ल अष्टदशमी के अवसर पर तेजा जी के मेले का आयोजन राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में तेजा जी मंदिरों वाले शहरों में किया जाता है। तो ये तेजा जी का मेला राजस्थान में लगता है, मध्य प्रदेश और हरियाणा में। जहाँ तेजा जी का मेला वहाँ लगेगा। यह मेला तेजा जी के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजन किया जाता है। तेजा जी के मेले के दौरान सांप के काटने के इलाज के लिए अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें दो बात याद रखिएगा, तेजा जी महाराज का जन्म उत्सव, साथ में सर्प के काटने के बाद के इलाज के लिए अनुष्ठान किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के गुना के भामावड़ में लगेगा। कहाँ? भामावड़। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के गुना जिले के भामावड़ गांव में लगता है, ये भी याद रखें। ये प्रश्न पूछ लेगा कि तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, शहीद का मेला कहाँ लगता है, रखना। ठीक है, तो शहीद का मेला वहीं लगेगा। नागाजी का मेला नागाजी का मेला सनावद गुना में लगेगा, तेजा जी का भामावड़ गुना में लगेगा, और शहीद का नागाजी का, तेजा जी का, शहीद का मेला गुना में लगते हैं, याद रखिएगा। गुने जिले के भामावड़ गांव में घोड़े पर सवार तेजा जी की मूर्ति वाला एक मंच है, वहीं पर लगता है। तो तेजा जी की मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ पर लगेगा। तो भामावड़ गुना में है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं महाकौशल से। तो महाकौशल की बात करें तो महाकौशल मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, जैसे बात करें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड,
रियोपन्ना का पठार, बघेलखंड, फिर सतपुड़ा सीढ़ी। इस प्रकार से आप महाकौशल, अगर आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश पढ़ोगे तो आपको पूरा जानकारी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। महाकौशल, महाकौशल मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जबलपुर, यदि बात करें आपको जबलपुर संभाग, जबलपुर को ही महाकौशल कहते हैं। जबलपुर संभाग है ना, पूरा का पूरा महाकौशल कहलाएगा। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जिले कहलाते हैं महाकौशल क्षेत्र के, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करें भूगोल के अनुसार, यह नर्मदा नदी की घाटी के पूर्वी भाग में, ठीक है, जो नर्मदा है नदी उसके पूर्वी घाट और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। जिले में बता चुका हूँ कौन कौन से है। और जिले की बात, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये अधिकांश आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे जबलपुर संभाग, JBP। और जबलपुर संभाग के क्या है, जे जिले हैं, और जबलपुर को ही क्या बोलते हैं, महाकौशल। याद रखिएगा, तो जबलपुर का प्राचीन नाम महाकौशल मान लीजिए आप लोग। और यह प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा है मध्य प्रदेश का, और इसका मुख्य शहर जबलपुर माना जाएगा। महाकौशल का मुख्य शहर जबलपुर माना जाता था। इस प्रकार से क्लास समाप्त होती है। और जी आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट नंबर आपका सेकंड का था, तो 10 नहीं 11/11/2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड था। हमने फर्स्ट शिफ्ट भी कवर कराया बहुत शानदार तरीके GKGS एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसी प्रकार से आगामी समय में आपका पेपर जब भी होगा पुलिस कांस्टेबल का, आप कमेंट कीजिएगा। और मैथ्स की बात करूँ तो हर दिन का जो भी क्लास होता है, अगला दिन मिलता है थोड़ा सा डाटा निकालने के लिए, टाइम लगता है। तो मैथ्स का क्लास भी बिल्कुल शानदार, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड दोनों कंबाइन चल रहे हैं। उम्मीद है कि यकीन है कि आप पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे होंगे हमारे साथ। और कोई तकलीफ दिक्कत तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। क्लास कैसा लगा कमेंट करें, और बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि सफलता कोई दूर नहीं है, आपके असफल और सफलता के बीच की रेखा है। तो आप उस रेखा को लांघें या ना लांघें, समय आपके पास बहुत कम है। पेपर जब भी है तैयारी बेहतर करें, वरना पछताना पड़ेगा। लोग तुम्हें ताने देंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो उन तानों से बचना है तो पढ़िएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मध्य प्रदेश की भर्तियों की जानकारी भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, करंट अफेयर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। वैसे आप रखें मैथ्स और GK, बिल्कुल शानदार पढ़ो मेरे भाई। और MP की क्लास, 3 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ फिलहाल मैं, पढ़ें, हम आपके साथ हैं।